गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पॉलिटिकल का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं, लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, और उसके बाद में लोकतंत्र की हमने विशेषता देखी, उसके फ़ायदे हमने देख लिए और उसके नुकसान का अध्ययन भी हमने कर लिया है। क्या फ़ायदे रहे, क्या नुकसान रहा, क्या उसके पक्ष में या इसके फ़ायदे के तर्क सामने आए, उन सभी चीज़ों का अध्ययन कर लिया और ये मानने में आया कि विश्व के अधिकांश कई ऐसे देश हैं जो आज भी लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। लोकतंत्र जनता के हित के लिए है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर जो सरकार बनाने का कार्य है वो जनता के हाथ में है, लोगों के हाथ में है। अंतिम शक्ति जो सत्ता की होती है वो जनता के हाथ में होती है। तो इसलिए इस पूरे विश्व में अधिकांश देशों का जो रुझान हो गया वो किसकी ओर है? लोकतंत्र की ओर है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में पारदर्शिता होती है, जनता को अपने शासक चुनने की आज़ादी होती है, सही समय पर सही ढंग से फैसले ले सकते हैं, समय लग सकता है लेकिन फैसला ले सकते हैं। संविधान का निर्माण हुआ है, संविधान के निर्माण में सभी को समान अधिकार, कानून की नज़र में सभी को समानता, तो ये सारी चीज़ें अगर मिलती है तो कहाँ मिलती है? लोकतांत्रिक देशों में, जहाँ पर लोकतंत्र कायम है या जो सरकार का जो निर्माण होता है वो लोकतंत्र प्रणाली से होता हो। अब कई ऐसे देश हैं, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मतदाताओं की संख्या अन्य देशों के मुकाबले ज़्यादा है। भारत की हमने बात कर ली कि भारत में लोकतंत्र है, लेकिन अब इससे थोड़ा हटकर हम कुछ ऐसे देशों में चलेंगे या चर्चा करेंगे उनके लिए जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और वहाँ की कंडीशंस क्या होती है, वहाँ का शासक क्या करता है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ, यानी कि प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में व्यक्तिगत कोई भी फैसला कोई मंत्री या प्रधानमंत्री नहीं ले सकते, उसे अपने फैसले के लिए अन्य जो व्यक्ति हैं या लोग हैं उनसे राय लेनी होती है। राय लेने के बाद में भी उसको ये ध्यान रखना होता है कि मैं जो फैसला ले रहा हूँ वो जनता के हित के लिए है कि नहीं है, संविधान के दायरे में है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लोकतांत्रिक देशों में देखने को मिलती है कि कोई भी फैसला एक व्यक्ति विशेष नहीं ले सकता। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर जो फैसले हैं वो निर्वाचित व्यक्ति या निर्वाचित जो नेता है वो लेते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ। बात करते हैं पाकिस्तान की, यानी कि पाकिस्तान की बात करते हैं। क्या हुआ पाकिस्तान में? 1999 लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बन गई, बिल्कुल जनता ने मतदान किया और अपनी एक सरकार का गठन कर लिया। लेकिन जो वहाँ का सैनिक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ, सैनिक तानाशाह था परवेज मुशर्रफ, उसने वहाँ की सरकार का क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। कब? अक्टूबर 1999 में। यानी कि परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बनी थी उस सरकार का 1999 अक्टूबर में तख्ता पलट कर दिया। और तख्ता पलट करके जो चुनी हुई सरकार थी, जो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार थी, उस सरकार को क्या कर दिया? भंग कर दिया, उसके अधिकार समाप्त कर दिए, उसको सरकार को क्या कर दिया? उखाड़ फेंक दिया और खुद को मुख्य कार्यकारी खुद को क्या कर दिया? मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। यानी कि परवेज मुशर्रफ सेना का प्रमुख था, इसने जो लोकतांत्रिक ढंग से सरकार बनी पाकिस्तान में उस सरकार को क्या कर दिया? भंग कर दिया, उसका तख्ता पलट कर दिया अपने सैनिक पावर से, और उसने खुद को क्या कर लिया? मुख्य कार्यकारी घोषित करके पाकिस्तान का क्या बन गया? राष्ट्रपति। यानी कि
मुख्य कार्यकारी बनकर उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया कि मैं अब पाकिस्तान का क्या हूं, राष्ट्रपति हूं। और फिर 2002 में, यानी कि 2002 में जनमत संग्रह करवाया गया, यानी कि वहां की जनता से जनमत संग्रह, उनकी राय मांगी गई कि आपके लिए क्या परवेज मुशर्रफ ठीक है या नहीं है। तो 2002 में भाई राष्ट्रपति बन गया, 1999 में सरकार को हटा के तख्ता पलट कर दिया, मुख्य कार्य घोषित हो गया, राष्ट्रपति बन गया। फिर उसके बाद में 3 साल बाद में उन्होंने वहां पर क्या करवाया, जनमत संग्रह करवाया राष्ट्रपति बनने के बाद में। और जनमत संग्रह के बाद में वह फिर से उसने क्या किया, अपना कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा लिया। कहने का मतलब यह है कि 1999 में सैनिक तख्ता पलट करवा दिया सरकार का, सरकार बदल गई, परवेज मुशर्रफ मुखिया बन गया, खुद को मुख्य कार्यकारी घोषित करके खुद पाकिस्तान का क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। और फिर 2002 में उसने क्या करवाया, जनमत संग्रह, और उसने अपने कार्यकाल को कितना बढ़ा दिया, 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। और फिर अगस्त 2002 यानी कि एक प्रकार से पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ जैसे ही राष्ट्रपति बना तो वहां पर पूरी तरह से पाकिस्तान में सैनिक शासन लागू हो गया। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, यानी अगस्त 2002 लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, एक आदेश पास किया। कौन सा, यानी परवेज मुशर्रफ ने अगस्त 2002 में एक आदेश पारित किया या ऑर्डर पारित किया। कौन सा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और इस ऑर्डर के तहत इसने क्या किया, संविधान को बदल दिया। यानी कि आगे चलकर जैसे ही इसने कार्यकाल 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, अब सारी शक्तियां इसके हाथ में आ गई, जनता का कोई रोल नहीं रहा, जनमत करवा लिया। जनता जानती भी थी कि जनमत जो हुआ है वो धोखे से हुआ है, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी सैनिक शासक था तो उसने क्या किया, अपने आप को राष्ट्रपति घोषित करके अगस्त 2002 में जो संविधान बना हुआ था पुराना पाकिस्तान का, उस संविधान को बदल दिया। किस ऑर्डर के तहत, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। उसको बदलने के बाद में इसने क्या किया, जो राष्ट्रपति था, एक पद होता है संविधान के तहत, जो राष्ट्रपति का पद था, या जो राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियां थी, राष्ट्रीय प्रांतीय जो असेंबलियां थी, अलग अलग, जो राष्ट्र की अलग असेंबली थी और जो प्रांतों की अलग अलग असेंबली थी, और जो पद होता था राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति का पद होता था, इन सभी को इसने क्या कर दिया, भंग कर दिया। अब सारी शक्ति किसके हाथ में आ गई, परवेज मुशर्रफ के हाथ में। तो ये था पाकिस्तान में। तो अब इस पूरे घटनाक्रम को पढ़ने के बाद में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार थी? नहीं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो फैसले लिए जाते हैं वो जनता के हित के लिए जाते हैं, इसमें किसी एक व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ तो विपरीत है। पाकिस्तान में तो जनरल परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, सरकार का तख्ता पलट दिया। जो लोकतांत्रिक रूप से सरकार बनी उसका तख्ता पलट दिया, खुद क्या बन गया, राष्ट्रपति बन गया। फिर राष्ट्रपति बन गया तो उसने क्या किया, अपना कार्यकाल जनमत संग्रह करवा के 5 साल के लिए और बढ़ा लिया। अगस्त 2002 में एक ऑर्डर निकाल दिया कि जो पहले का संविधान बना हुआ था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कौन सा ऑर्डर, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और संविधान को बदल दिया गया। ठीक है।
और उसमें जो राष्ट्रपति का पद होता है प्रांतीय और जो राष्ट्रीय असेंबलियां होती थी उन सबको इसने क्या कर दिया, भंग कर लिया और खुद सरकार का मुखिया बनकर बैठ गया। यानी कि पाकिस्तान का सर्वोच्च जो पद होता था उस पद के ऊपर कौन बैठ गया, जनरल परवेज मुशर्रफ। तो ये था प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में कि किस तरह से लोकतंत्र में होता है और जहां पर लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है उसमें किस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं। क्योंकि फैसला सिर्फ किस तक कहां तक निर्भर रह गया अब पाकिस्तान में, परवेज मुशर्रफ तक। क्यों? क्योंकि ये एक सैनिक तानाशाही था और पाकिस्तान में कौन सा शासक हो गया, सैनिक शासन हो गया, सैनिक शासन। पहले लोकतांत्रिक शासन था, सरकार को उखाड़ फेंक दिया, तख्ता पलट कर दिया सैनिक शासन से, और फिर खुद मुखिया बन गया, राष्ट्रपति बन गया। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत में क्या है, लोकतंत्र। भारत में क्या है, लोकतंत्र। और इसके मुकाबले अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि वो घटना लोकतंत्र क्यों नहीं है, वो चीज हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वहां पर जो अधिकार है वो केवल एक व्यक्ति विशेष के पास में है। फिर उसके बाद में अगला टॉपिक आ रहा है आपके स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। यानी पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से होते हुए और निष्पक्ष चुनावी मामला। इसमें भी हम उन देशों की बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में वहां पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, क्या वहां पर लोकतंत्र का गठन हुआ है। पाकिस्तान का जो हमने अध्ययन किया है उससे ये चीज स्पष्ट हो जाती है कि वहां पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है। अब दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। ध्यान रखिए, चीनी संसद की हम बात करें, चीनी संसद को राष्ट्रीय जनसंसद के नाम से जाना जाता है। यानी कि चीन बिल्कुल हमारे जो पड़ोसी देश है उसकी जो संसद है उसको किस नाम से जाना जाता है, राष्ट्रीय जन संसद। और इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष। ठीक है, जो चीनी जो राष्ट्रीय जन संसद है इसका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यानी इसका जो चुनाव है, इसका चुनाव है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है, 5 वर्ष के लिए। और यही संसद किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति का। यानी चीनी जो राष्ट्रीय जन संसद है उसका जो कार्यकाल होता है वो कितनी वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। और ये संसद किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति का। लगभग 300 सदस्य होते हैं इस चीनी राष्ट्रीय संसद के। जो सदस्य होते हैं वो कितने हैं, 300। ये सभी मिलकर किसका चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति को नियुक्त करने का इनको अधिकार है। यानी कि जो राष्ट्रीय जन संसद है उसको क्या अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन का अधिकार किसको दिया गया है, राष्ट्रीय जन संसद। और राष्ट्रीय जन संसद क्या है, चीन की संसद। जैसे भारत की जो संसद है उसको संसद कहा जाता है, पार्लियामेंट। वैसे ही चीनी संसद को क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय जन संसद, जो किसका चुनाव करती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। और चीन की खासियत है कि चीन में जो भी उम्मीदवार राष्ट्रीय जन संसद का सदस्य बनना चाहता है या इसमें उम्मीदवार जीतकर जाना चाहता है तो उसको एक कंडीशन होती है। चीन की एक पार्टी है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। यानी कि चीन में अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, चीन में अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है तो उस व्यक्ति को इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की इजाज़त लेनी होती है, इसकी मंजूरी लेनी होती है कि मैं क्या चुनाव लड़ सकता हूँ। ये देख लो, भारत में ऐसा नहीं है। भारत के जो मुख्य बड़े दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या उनसे उम्मीदवार पूछता है जाके कि क्या मैं चुनाव लड़ दूँ? नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, वो चुनाव लड़ सकता है, उसको किसी भी पार्टी की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चीन में हम क्या देख रहे हैं कि चीन की जो मुख्य पार्टी है वो कौन सी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी। और
चीन में चुनाव लड़ने के लिए जो भी उम्मीदवार है उसको चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। और हमेशा ये देखा गया है कि इस चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार बनती है, क्योंकि इसका ही बोलबाला है चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की। आप अनुमति लोगे मैं चुनाव लड़ दूं, मुझे पसंद नहीं है मैं मना कर दूंगा, मैं मेरे चहेतों को चुनाव लड़ाऊंगा ताकि वो जीत जाए। तो हर बार चीन में क्या होता है, किसकी सरकार बनती है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि चीन में भी लोकतांत्रिक सरकारें नहीं हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान में सैनिक तानाशाह है, उसी तरह यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनावी मुकाबला है वो होता है, लेकिन केवल एक पार्टी के इर्द गिर्द, विपक्ष होता ही नहीं है, केवल एक पार्टी है, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी है लोग, और यही मंजूरी देती है कि किस व्यक्ति को चुनाव लड़ना है, किसी को नहीं लड़ना है। अभी तो भारत में इसका उल्टा है कि भारत में कोई भी व्यक्ति अपनी मन मर्जी से चुनाव लड़ सकता है, उसे ये अनुमति नहीं लेनी होती है किसी पार्टी से कि क्या मैं चुनाव लड़ दूं। लेकिन चीन में क्या है, इसका उल्टा है। कोई भी उम्मीदवार अगर चीन में चुनाव लड़ना चाहता है तो सबसे पहले उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की जो मंजूरी है वो लेनी होती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि चीन में भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन नहीं है, केवल कुछ लोगों के इर्द गिर्द ही वहाँ की सरकार कार्य करती है। राष्ट्रीय जनसंसद है वो चीन की है, राष्ट्रीय जनसंसद चीन की संसद का नाम दिया गया है। इसका कार्यकाल क्या है कि ये क्या करती है, इसका अधिकार क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करने का अधिकार 5 वर्ष के लिए। लेकिन वहाँ पर जो इसके जो सदस्य बन के जाते हैं, इसमें उन सभी को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी होती है। दूसरी तरफ मैक्सिको एक अन्य देश है, मैक्सिको जो उत्तरी अमेरिका में है। मैक्सिको देश की अगर हम बात करें, 1930 में ये आज़ाद हुआ। मैक्सिको देश 1930 में आज़ाद हो गया और 2000 तक जब भी चुनाव हुए, यानी कि ये बात करें 1930 में ये आज़ाद हुआ और 2000 तक जितने भी चुनाव हुए उनमें एक ही पार्टी जीत कर आई। ठीक है, यानी कि 1930 से 2000 यानी 70 वर्ष तक केवल वहां पर एक ही पार्टी का बोलबाला था, वो था PRI। ठीक है, यानी कि 1930 से 2000 के बीच में जब भी यहाँ पर चुनाव हुए वहाँ पर केवल एक ही पार्टी जीतती है, वो कौन सी थी, PRI। यानी और मैक्सिको की एक खासियत है कि मैक्सिको में जो राष्ट्रपति का चुनाव होता था, यानी कि जो मैक्सिको में राष्ट्रपति चुना जाता था वो कितने वर्ष के लिए चुना जाता था, 6 वर्ष। ध्यान देंगे, यानी कि चीन में 5 वर्ष है, भारत में भी 5 वर्ष है, लेकिन मैक्सिको की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कितने वर्ष के अंतराल में होता है, 6 वर्ष के अंतराल में होता है। अब देखो, जो PRI जो पार्टी है उसकी फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल, देखो इसका मैं बताऊंगा कि किस तरह से इसका नाम उल्टा है। इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। देखो आई यहाँ पीछे है लेकिन आई से संबंधित पहले है, आर बीच में है तो ये आर बीच में हो गया, पी पहले है तो पार्टी यहाँ बाद में, यानी उल्टा नाम। इसका उल्टा नाम है मैक्सिको में जो PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी जो पार्टी है उसका नाम क्या है, उल्टा। और जिस प्रकार से इसका नाम उल्टा है इसके काम भी क्या है, उल्टे हैं। यानी कि जिस प्रकार से इस पार्टी का नाम जो उल्टा रखा हुआ है, भाई अपन और क्या देखते हैं, पहले जो शब्द आता है PRI तो पहले क्या होता है, इसका नाम आना चाहिए, फिर इसका। लेकिन मैक्सिको में जो PRI पार्टी है उसमें पीछे वाला नाम पहले आता है और लास्ट वाला नाम पीछे चला जाता है।
तो जिस प्रकार से इस पार्टी का नाम उल्टा है, उसी प्रकार से जो इसके कार्य हैं वो भी उल्टे हैं। और 2000 तक केवल एक ही पार्टी को जीत मिलती आई, किसको? PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, इसी को ही ये यहाँ पर जीत मिलती आई। लगभग कितने सालों तक? 70 वर्षों तक केवल एकमात्र यही एक पार्टी थी जो जीतती आ रही थी। लेकिन ये जीतने के लिए क्या करती थी? तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी। एक ही पार्टी थी और इतने सालों से एक ही पार्टी जीत रही थी, लेकिन जीतने के लिए ये तरह तरह के क्या करती थी? हथकंडे अपनाती थी, हथकंडे अपनाती थी, तरह तरह के उपाय निकालती थी। अब देखो किस प्रकार के हथकंडे अपनाती थी। ये क्या करती थी कि मैक्सिको के जो भी सरकारी टीचर होते थे, जो मैक्सिको में जितने भी सरकारी टीचर थे, वो अपने विद्यालय में पढ़ने वाले जितने भी छात्र छात्राएं थी, उन सभी को क्या कहते थे कि आपको किसको मतदान करना है? PRI को। यह प्रचार किया जाता था। वहाँ का जो भी सरकारी कर्मचारी था वो क्या प्रचार करता था? किसको मत देना है? PRI को। इसीलिए हर साल हर बार PRI पार्टी ही वहाँ पर विजयी होती थी। इस तरह के हथकंडे अपनाते थे जो भी सरकारी कर्मचारी, उनको ये ऑर्डर दिया जाता था कि आप सरकार का कार्य कर रहे हैं तो आपको सरकार का प्रचार भी करना है। यहाँ तक कि जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके अभिभावकों को भी वहाँ के जो शिक्षक थे स्कूलों के, वो क्या कहते थे कि आपको किसका मतदान करना है? PRI के पक्ष में मतदान करना है। और कभी कभी ऐसा लगता कि उनके जनमत से बाहर मतदान जा रहा है, वह उनको मतदान नहीं मिल सकता, तो वो क्या करते थे कि मतदान के दिन या मतदान के अंतिम क्षणों में भी जो मतदान केंद्र होते थे उनको बदल देते थे। ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाते थे कि भाई हाँ, कल मतदान होने वाला है और अब लग रहा है कि यार हो सकता है वहाँ पर हमें वोट ही नहीं मिले, जो अपेक्षा में मिल रही थी अनेक वोटों की वो नहीं मिले, तो इसलिए वो क्या करते थे, ऐन वक्त पर जो मतदान केंद्र थे उनको बदल देते थे, जिससे उनके खिलाफ किसी प्रकार का वोट नहीं जाए। इस प्रकार से ये हथकंडे अपनाते थे और हर बार जो PRI पार्टी है वही मतदान में जीतकर आती थी। PRI का नाम वापस देख लीजिए, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ठीक है, उल्टा नाम, लेकिन काम भी इसके उल्टे, और जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे मैंने बता दिए। सरकारी जो अध्यापक होते थे वो अभिभावकों को इस पार्टी को वोट देने के लिए कहते थे। मतदान के अंतिम क्षणों में यानी मतदान केंद्रों को क्या करते थे, बदल देते थे ताकि अनेक वोट बदल ना सके इनके। तो इस प्रकार से हमने देख लिया कि अन्य देशों में लोकतंत्र का स्वरूप है या नहीं है। तो इन चीज़ों से नहीं लग रहा, क्योंकि भारत में जब चुनाव होता है, निष्पक्ष ढंग से जो चुनाव आयोग होता है वो चुनाव करवाता है, मतदान केंद्र नहीं बदले जाते हैं, पहले से फिक्स होता है कि यहाँ पर मतदान होगा, किसी प्रकार के हथकंडे नहीं अपनाए जाते हैं। सरकारी टीचर्स या कोई भी बच्चों को ये नहीं कहता कि आप इसको वोट दें। हिंदुस्तान में जो वोट होता है वो स्वयं विवेक से दिया जाता है कि मेरी मर्जी का वोट है या मत है, मैं किसी को भी दूं। तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली, पाकिस्तान से लेकर चीन, मैक्सिको, यहाँ पर इनका अध्ययन करने पर यह पता चला कि यहाँ पर भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं है।